Hello everyone, welcome back, Khamagani. So welcome back to the second lecture of our cycle of erosion. अच्छा, अब हम आज पेंक का साइकिल ऑफ इरोजन देखेंगे. इससे पहले वाले के अंदर हम डेविस को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने डेविस का मॉडल नहीं देखा है, डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन नहीं समझ आया है, तो पहले एक बार प्लीज़ जाके उसको देख लो, रिवाइज कर लो उसको, एंड देन कम बैक टू द पेंक साइकिल ऑफ इरोजन. पर अगर आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सिर्फ पेंक का ही देखना है, देन कीप गोइंग. ठीक है. सो हुआ क्या था कि पेंक तो है जर्मन और जो हमारे डेविस साहब थे वो थे हमारे अमेरिका के. तो इट वाज अ टाइम जब अमेरिका और जर्मन की ज़्यादा बनती नहीं थी. तो दोनों साइंटिस्ट अगर अपना, दोनों कंट्रीज़ के साइंटिस्ट अगर अपना कोई भी आइडिया देते थे तो दोनों एक दूसरे को बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करते थे. तो सिमिलरली जब डेविस ने अपना साइकिल ऑफ इरोजन का कॉन्सेप्ट दिया तो जर्मन्स ने बहुत काट करी उसको, बहुत क्रिटिसिज्म करा. मतलब दे वर लाइक ऑलमोस्ट टोटली रिजेक्टेड द डेविस साइकिल ऑफ इरोजन. तो फिर पेंक आया, तो पेंक ने अपना साइकिल ऑफ इरोजन एक दिया. बट पेंक अब क्या है कि देखो, मतलब दोनों में बात बन नहीं रही है. तो पेंक बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करूं क्या जो डेविस ने करी है. तो हो सकता है कि एट अ पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन डिफरेंट वर्ड इज जस्ट लाइक सिनोनिम्स, फाइंडिंग सिनोनिम्स इनटू डिफरेंट लैंग्वेज, वो वाली बात हो रही थी. तो पेंक का साइकिल ऑफ इरोजन बहुत इजी है, बहुत इजी है. बस हमको ये ध्यान रखना है कि उसने जर्मन में क्या वर्ड बोला था उसके लिए, एंड इट इज़ नॉट एट ऑल टफ. तो ये वाला जो साइकिल ऑफ इरोजन हमारे बना था ये डेविस का था. डेविस का हमको पता है क्या था. डेविस ने पहले तो बोल दिया था कि भाई अपलिफ्टमेंट हो ही नहीं रहा है, इरोजन ही हो रहा है. जब तक अपलिफ्टमेंट हो रहा है तब तक इरोजन नहीं हो रहा है. फिर उसने बोला नहीं नहीं, अपलिफ्टमेंट जब तक हो रहा है तब तक जो इरोजन है वो नेग्लिजिबल है. और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पेंक ने पकड़ लिया था. तो एक तो इस पॉइंट पे होगा कि डेविस ने बोला था कि जब तक अपलिफ्टमेंट है तब तक इरोजन नहीं है. तो एक तो वो पेंक उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा. और दूसरा एक था, इसने बोला था कि ये इसने ट्रायो बताया था ना, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम का बताया था. तो डेविस के हिसाब से हर एक चीज़ टाइम पे होती है. जैसे एक टाइम पे यूथ स्टेज आएगी, फिर मेच्योर स्टेज आएगी, फिर ओल्ड स्टेज आएगी. तो डेविस ने बोला था इट इज़ अ टाइम डिपेंडेंट थिंग, और पेंक ने बोला कि नहीं, टाइम डिपेंडेंट कुछ नहीं होता, ये ट्रायो है ही नहीं, गलत है, ये टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं, टाइम इंडिपेंडेंट प्रोसेस है ये तो अपलिफ्टमेंट और इरोजन के बीच में जो बैलेंस बनता है, जो बैलेंस एंड इम्बैलेंस बनता है, उसकी वजह से बनता है. टाइम का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर. तो पेंक ने फिर अपना मॉडल दिया. तो पेंक ने अपना मॉडल कुछ इस तरह का दिया, इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे अभी. तो पेंक ने कुछ टर्मिनोलॉजीज दी थी. नाउ ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो है जर्मन के अंदर. अब अगर आपकी जर्मन अच्छी है, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, देन आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो. फॉर मी इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो आई एम गोइंग टू से इट इनटू सम पेट नेम्स बोलूँगी मैं इसको. ठीक है. तो हम इसको बोलेंगे वैक्सिंग बोल देते हैं इसको, दैट इज़ इवन ए बेटर टर्म. इसको हम बोलेंगे जी फॉर यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेवलपमेंट, एंड दिस एब्सटेंशकेड इज़ फॉर वेनिंग और डी एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ डेवलपमेंट. ये दो चीज़ें हैं, एक तो था प्राइमर रफ और एक था एंड रफ. सो प्राइमर रफ, प्राइम क्या होता है, स्टार्ट करना, प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं हम, ये अभी प्राइमरी फेज़ के अंदर है, विच मीन्स स्टार्टिंग फेज़ है. तो रफ का मतलब होता है लैंडस्केप, RUMF रफ का मतलब होता है लैंडस्केप. तो प्राइमर रफ का मतलब था कि प्राइमरी लैंडस्केप, अभी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, उससे पहले का जो स्टेज है, जो इनिशियल स्टेज है, वो इसको इसने प्राइमर रफ बोला था. और जो बिल्कुल एंड का स्टेज था, जिसको हमारे डेविस ने पेनेप्लेन बोला था, उसको इन्होंने एंड रफ बोला था. एंड मतलब खत्म हो गया, रफ मतलब लैंडस्केप खत्म हो गया, लैंडस्केप खत्म हो गया. उसके बीच में इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी विच आर वेरी सिमिलर टू दी यूथ, मेच्योर एंड ओल्ड स्टेज. वैक्सिंग, जैसे हम मून में बोलते हैं ना कि वैक्सिंग ऑफ मून मतलब मून बढ़ रहा है, वेनिंग ऑफ द मून मतलब मून घट रहा है. तो वैक्सिंग का मतलब होता है बढ़ना, एक्सेलरेट रेट ऑफ डेवलपमेंट. तो ये स्टेज थी यूथ स्टेज. उसके बाद में एक स्टेज आया कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेवलपमेंट आ रहा है, इस स्टेज का हुआ मेच्योर स्टेज. उसके बाद में आया वेनिंग की, अभी घट रहा है, इरोजन बहुत तेज़ी से हो रहा है यहाँ पे, तो वो वेनिंग या एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ डेवलपमेंट हुआ मेरा ओल्ड स्टेज की, जहाँ पे इरोजन जो है वो मेरा
ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से पेंक का साइकिल ऑफ इरोजन था, सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो जहाँ पे डिफरेंस है मैं आपको स्पेशल एम्फेसिस करके बताऊंगी, बट ये थोड़ा सा नाम अलग है। अच्छा, एग्ज़ाम के अंदर वन क्वेश्चन इस कि क्या हमको ये टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। देखो, अगर याद रहती है तो रख लो, अदरवाइज नहीं रहती है ना तो अपना वैक्सिंग एंड एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ डेवलपमेंट बोल देना, दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन। अगर आप लिखते हो नहीं लिखते हो, कॉन्सेप्ट आपका बराबर। अच्छा, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ओनली IAS पे 25 अक्टूबर से हम ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस कोर्स में हम काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। एक तो 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफी होगा इन अ वेरी फन एंड लर्निंग वे। क्योंकि देखो, ज्योग्राफी में क्या है ना कि 2-3 प्रॉब्लम्स हमेशा आती है कि एक तो फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स कभी कभी बड़े कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, थ्योरीज समझ में नहीं आती है, पर्टिकुलरली जो जियोमॉर्फोलॉजी के पोर्शंस हैं वो समझ में नहीं आते हैं। सो जियोग्राफी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि अगर हम इसे अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके देखें तो बहुत सिंपली समझ में आ जाता है। सो हम इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके देखेंगे, प्लस इसमें हम NCERTs भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। मैप्स, डायग्राम, केस स्टडीज़, फैक्चुअल डेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिपोर्ट्स वगैरह भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ज्योग्राफी में। जब हम एक बहुत ही ज्योग्राफिकल आंसर लिखते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर भी जो हमारी मॉडल्स एंड थ्योरीज हैं उनमें, एंड जो पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, पर्टिकुलर दैट फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दीज आर कंसीडर्ड एज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स, बट उनको हम काफ़ी ल्यूसिड लैंग्वेज के अंदर एकदम सिंपल लाइक अ स्टोरी टेलिंग अगर हम उसको कवर अप करते हैं तो दैट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर ऑल्सो। इसके साथ में काफ़ी फ्रीक्वेंटली हम इसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लेंगे। आप अपने जितने भी डाउट्स हैं वो हमें एक डिस्कशन बॉक्स में हमारा वेबसाइट पे या फिर हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आप कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज हियर एज अ फ्रेंड मोर देन अ मेंटोर फॉर यू। सो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। सो अभी जो हम कर रहे हैं ये एक सीरीज़ है जो हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं पूरा। हम डिवीजन मॉडल ऑलरेडी कर चुके हैं, ये पेंक का मॉडल है। इसके आगे वाला एक और लेक्चर हम अपलोड करेंगे जिसमें हम LC किंग के साइकिल ऑफ इरोजन के मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो अब हम एग्जैक्टली मतलब आ जाते हैं, पूरा प्रॉपर फॉर्म में आ जाते हैं कि पेंक का साइकिल ऑफ इरोजन क्या था। तो पेंक का ना मतलब एक था, इसने एक तो जो कॉन्सेप्ट था डेविस का ट्रायो वाला, उसको बिल्कुल उसने नकार दिया था, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड जो टाइम वाला था। तो पेंक ने बोला कि मैं खुद अपना एक मॉडल दूंगा, मेरा एक मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस का एक मॉडल होगा जो एक्सप्लेन करेगा कि लैंडस्केप डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। और मैं कोई भी स्टेज की या कोई भी साइकिल की या कोई भी टाइम डिपेंडेंट लैंडस्केप फॉर्मेशन की बात नहीं करूँगा। उन्होंने बोला कि तो क्या होगा, लैंडफॉर्म कैसे डेवलप होगा। उन्होंने बोला कि जो एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस होते हैं, विच मीन्स जो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट होता है और जिस मैग्नीट्यूड के साथ में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विच मीन्स एक्सोजेनिक फोर्सेस, विच मीन्स इरोजन वर्क कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो है उस पे मेरा लैंडस्केप डेवलपमेंट होता है। मतलब कितनी रेट से अपलिफ्टमेंट हो रहा है और कितनी रेट से मेरा इरोजन हो रहा है, इन दोनों के बीच का क्या रेशियो है, इसको मैं बोलूँगी कि मेरा कितना लैंडस्केप डेवलपमेंट हो रहा है। अगर मेरा अपलिफ्टमेंट इज़ मोर देन इरोजन तो मतलब क्या हुआ कि यूथ स्टेज में है, अभी वो ऊपर जा रहा है। अगर मेरा इरोजन इज़ मोर देन अपलिफ्टमेंट का रेट आ रहा है, इस मीन्स कि वो डिग्रेड हो रहा है, वो नीचे की तरफ कट रही है, वो लैंडस्केप कट रहा है। तो इस तरह का उन्होंने बोला कि ये मेरा रेशियो है इंटेंसिटी ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल विच इज़ बाय द एक्सोजेनिक प्रोसेस बोला। तो इन्होंने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करी, ये हमने देख ली है, आगे मैं आपको एक टेबल में भी बता दूंगी। तो इन्होंने एक चीज़ बोला था, ये थोड़ा डेविस से डिफरेंट था। डेविस ने क्या बोला था कि जब तक अपलिफ्टमेंट होगा तब तक इरोजन नेग्लिजिबल रहेगा, अपनी अपडेटेड में बोला था उन्होंने। तो पेंक ने बोला कि पेंक ने एक टर्म दिया था प्राइमर रम्फ। प्राइमर रम्फ का मतलब होता है एक ऐसा लैंडस्केप जो आप बोलते हैं ना कि जैसे अभी तैयारी हमने शुरू करी नहीं, अभी हम बस बेस बना रहे हैं, तो ये वो बेस है कि वो लैंडस्केप है बिफोर अपलिफ्टमेंट, जहाँ पे अभी कोई भी एंडोजेनिक फोर्स काम नहीं करी, इस पे काम करेगी एंडोजेनिक फोर्सेस। तो ये वो प्राइमरी फेस ऑफ बिलो सी लेवल का एक इनिशियल सरफेस है और उसके बाद में इसको हमने ये मतलब दिस इज़ मोर लाइक इक्वल टू, जैसे अगर हम मल्टीपल साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसमें आएगा। तो इसमें क्या है कि दिस प्राइमर रम्फ कैन बी द पेनिप्लेन ऑल्सो, जो एक बार पूरा कट के फीचरलेस लैंड मास बन चुका है। सो दिस इज़ अ फीचरलेस लैंड मास जहाँ पे अभी अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, इट्स अ प्लेन एरिया, ठीक है।
तो इन्होंने क्या करा, डेविस के रेट को काटा, ये हमने बात कर ली कि इन्होंने बोला कि नहीं, स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम कुछ नहीं होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, सीधी सी बात है। ये रेशियो है डायस्ट्रॉफिक प्रोसेस विच इज़ अवर एंडोजेनेटिक रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट और इरोजनल प्रोसेस के बीच का रेशियो है। तो पूरे इसमें, पूरे मॉडल के अंदर दो चीज़ों पे ही एम्फेसिस होगा कि अपलिफ्टमेंट कितना हो रहा है, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट कितना है, और उसके प्रोपोर्शनल में इरोजनल प्रोसेस कितनी रेट में कटिंग डाउन कटिंग कर रही है। तो ये दो चीज़ें कंटिन्यूसली आपको पेंक के मॉडल में मिलती जाएगी। तो पेंक का मॉडल जो है स्टार्ट कब होता है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंगली इसको हम एज ए स्टोरी ही पढ़ेंगे जैसे हमने डेविस वाला पढ़ा था। तो पेंक का मॉडल क्या है कि स्टार्ट होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ प्राइमरम्फ से। प्राइमरम्फ क्या थी, मेरी इनिशियल लैंडस्केप है जिसमें कोई भी हाइट या रिलीफ नहीं है, एकदम प्लेन बेस लेवल पे है ये। इसमें धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट स्टार्ट होता है। जब इसमें अपलिफ्टमेंट स्टार्ट होता है तो इन्होंने बोला कि ये जो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट है ये बराबर नहीं है, ये पहले स्लो है, फिर ये यूनिफॉर्म हो जाएगी, फिर ये कटिंग डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट जो है वो बराबर नहीं है। तो हमने बोला ठीक है चलो, तो उन्होंने बोला कि बिगिनिंग के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है वो काफ़ी स्लो हो रहा है और उसमें बहुत धीरे टाइम लग रहा है, क्योंकि एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस है ना, ये डायस्ट्रॉफिक प्रोसेस है, काफ़ी धीरे धीरे होती है, ये सडन नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट हो रहा है, उसके बाद में सडनली एक रेट पे इसका रेट चेंज हो जाएगा, बहुत तेज़ी से इसमें अपलिफ्टमेंट होगा। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, पहले स्लो अपफील ऑफ फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन है, उसके बाद में एक्सेलरेटेड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट है जिसको हम वैक्सिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है पेंक के मॉडल का। ये आपको डेविस के मॉडल से डिफरेंट दिखेगा जब हम इसको साइड बाय साइड देखेंगे। तो ये जो फेज़ नंबर 1 दिख रहा है ना आपको, ये फेज़ नंबर 1 है, ये यहाँ पे ये है प्राइमरम्फ। ठीक है, उसके बाद में ये धीरे धीरे अपलिफ्ट होना स्टार्ट होगा। पहला जो अपलिफ्टमेंट होगा हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं, पर उससे पहले पेंक के मॉडल ने कुछ, इसने अपने बेसिक प्रेमिसेस दिए थे कि ये वाली चीज़ें थोड़ी सी पहले समझ लो, ऐसा ऐसा होगा। तो पहला तो उन्होंने बोला कि देखो ये दिस थिंग इज़ नॉट वेरी टफ। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी ईजी। पहले तो उन्होंने बोला कि अर्थ के सरफेस पे कोई भी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो दो चीज़ों का रिजल्ट होती है कि क्रिस्टल मोमेंट कितना है, डेंडुएशनल प्रोसेस कितना है। इसको रियल लाइफ से एक बार एग्जांपल लेके देखो, जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप अपनी टेबल का एग्जांपल ले लो, अपने कंप्यूटर का एग्जांपल ले लो। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। एक आपका कंप्यूटर बिल्कुल फ्रेश बन के आया, लैपटॉप आपने अभी अभी लिया है, आप उसका बहुत ध्यान रखते हो, पर क्या होगा, धीरे धीरे जैसे टाइम जाएगा आप उसके लिए थोड़ा सा इग्नोरेंट होने लग जाते हैं। हमारा फ़ोन इधर पटक दिया, लैपटॉप हमने इधर पटक दिया, तो क्या हो रहा है, उसका डेंडुएशनल हो रहा है, वो धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना आप उस पर काम करोगे ख़राब होने लग जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये कॉम्पिटिशन था कि जब ये बना प्रोसेस था, हमने बहुत ध्यान रखा, बट एट ए मोमेंट हमारा एनर्जी खत्म हो गया और अब हम क्या कर रहे हैं कि उसको इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली ख़राब होता जा रहा है। सिमिलरली अर्थ की सरफेस के अंदर भी दो फोर्सेस, क्रिस्टल मोमेंट क्या हो गया, टेक्टोनिक मोमेंट हो गया, ये कि अपलिफ्टमेंट वाली बात हो गई कि कितना ऊपर उठेगा, सरफेस कितना ऊपर उठेगा। ठीक है, कितना इसका वर्टिकल अपलिफ्टमेंट होगा, प्लस डेंडुएशनल प्रोसेस क्या होती है जो इसको कटिंग डाउन करती है, जो इसका वर्टिकल इरोजन करती है, इसको कट डाउन करती है कि नहीं तू नीचे आ, मैं तेरे को बिल्कुल एकदम प्लेन सरफेस में लेके आ जाऊंगा। तो इन दोनों का होता है, कितना ऊपर उठेगा कितना इरोजन होगा, कितना ऊपर उठेगा कितना इरोजन होगा। तो इन दोनों का कॉम्पिटिशन होता है ये। सेकेंड, उसने बोला कि इस वजह से लैंडस्केप डेवलपमेंट जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। कोई ओल्ड मिच्योर यूथ स्टेज नहीं होती, कुछ ऐसा स्टेज नहीं होता। ये सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, अपलिफ्टमेंट एंड कटिंग डाउन रेट पे। हमने बोला ठीक है भाई। तो तीसरा इन्होंने बोला कि जो टेक्टोनिक मूवमेंट है वो एक्सप्लेन करा जा सकता है, एंड देयर कैजुअल फैक्टर में ऑल्सो असर्टन कि उसकी उस एरिया की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी। फिर उसने बोला कि जो हिल स्लोप होता है उसका जो शेप होता है वो डिपेंड करता है कि वैली इंसिजन, मतलब वैली कटिंग डाउन का कितना रेट है, मतलब कि आपका जो इरोजन का रेट है वो वर्टिकली कितना है आपका। अभी आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा, इसको अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखना, इसके अभी वैक्सिंग वाले मोमेंट के अंदर आपको समझ आएगा ये। तो उसने बोला कि जो हिल स्लोप का कितना मेरा हिल स्लोप का शेप होगा, कैसा शेप होगा, कितना उसमें वी शेप वैली बनेगी, कितनी उसमें यू शेप वैली बनेगी, इन सारी चीज़ों का ये एक रिलेटिव रेट पे डिपेंड करता है। पांचवा, उसने बोला कि 3 क्रिस्टल स्टेजेस होती हैं। एक तो क्रिस्टल स्टेबिलिटी होगी, जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई एक्टिव डिस्प्लेसमेंट नहीं। अच्छा देखो, इरोजनल फोर्सेस कब तक काम करती है,
थोड़ा सा एक मिनट आपको पीछे लेके जा रही हूँ वापस। इरोजनल फोर्सेस कब तक काम करती है? जब तक ये इस पूरे माउंटेन को काट के प्लेन सरफेस में नहीं लेके आ जाती है। प्लेन सरफेस में लाने के बाद क्या इरोजनल फोर्सेस काम करेगी? क्रास्ट टोपोग्राफी वाला भूल जाओ। क्रास्ट टोपोग्राफी एक स्पेशल केस है जिसके अंदर लैंडफॉर्म अलग है, मतलब जिसके अंदर जो मटेरियल है वो डिफरेंट है। उसके अलावा इसका क्या रोल होता है कि इसको एक फीचरलेस प्लेन बनाना है, ठीक है, फीचरलेस प्लेन बनाने का मेजर होता है। तो जब इनिशियली मेरा ऑलरेडी फीचरलेस प्लेन है तो क्या मेरी इरोजनल एक्टिविटीज़ काम करेगी? नहीं करेगी ना। तो यही बोल रहा है कि जब क्रिस्टल स्टेबिलिटी का स्टेट है तो कोई एक्टिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब इरोजनल एक्टिविटी काम नहीं कर रही है। फिर बोल रहा है कि फिर जब मेरा इनिशियल डोम अपलिफ्ट होता है, कि मेरा अभी अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हुआ है स्टेज का, तो मेरा लिमिटेड एरिया के अंदर हुआ है, ठीक है। उसके बाद में मेरा एक्सटेंसिव क्रिस्टल, मतलब वही पहले बोला था कि पहले स्लो हो रहा है, उसके बाद में ये एक्सेलरेटेड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट हो रहा है। तो ये तीन चीज़ें बोली कि पहले क्रिस्टल स्टेबिलिटी है, फिर स्लो रेट में हो रहा है, उसके बाद में फटाफट से हो रहा है। तो ऐसे में 3 स्टेजेस उसने बताई थी कि जो मेरा क्रिस्टल मोमेंट और वैली डीपनिंग है, कि मतलब क्या हुआ कि जितना ये अपलिफ्ट करेगा उतना ही ये इसको कटिंग डाउन भी करेगा, मतलब वैली कटिंग डाउन करेगी यहाँ पे, ठीक है, चैनल इरोजन होगा इसका। तो वो कितना होगा, ये 3 स्टेजेस पे इसने बताया। पहला स्टेज इसने बताया कि जब मेरा क्रिस्टल अपलिफ्टमेंट कांस्टेंट रहता है बहुत लंबे टाइम के लिए, कि मेरा अभी बिल्कुल कांस्टेंट हो गया अपलिफ्टमेंट, भाई मेरा यहाँ पे चल रही है, लाइन चल रही है मेरी, तो ऐसे के अंदर जो वर्टिकल इरोजन है रिवर का वो इसको बैलेंस करता है। मतलब जितना अपलिफ्ट हो रहा है उतना इरोड कर दिया, जितना अपलिफ्ट हो रहा है उतना इरोड कर दिया, अपलिफ्ट हुआ इरोड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस हो रहा है, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन में बैलेंस फॉल हो गया है। सेकेंड इसने बताया कि अब मान लो एक केस वो हो गया जिसमें अपलिफ्टमेंट इज़ मोर देन इरोजन। अगर ऐसा केस होता है जब मेरा अपलिफ्टमेंट, मेरा सरफेस का अपलिफ्टमेंट, मेरी एंडोजेनेटिक फोर्सेस आर वे मोर देन द इरोजनल सर्फेसेस, ऐसे के अंदर क्या होगा, माउंटेन ऊपर बढ़ेगा। इसको थोड़ा सा इमेजिन करो, माउंटेन ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, माउंटेन का स्लोप बढ़ रहा है। जितना माउंटेन का स्लोप बढ़ेगा इससे फॉल होने वाली रिवर की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, चैनल ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रिवर जो है वो वैली डीपनिंग करेगी, वर्टिकल इंसेशन या फिर वर्टिकल इरोजन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेज बताया। थर्ड स्टेज इसने बताया कि अब मेरा अपलिफ्टमेंट कम हो गया है बट मेरा इरोजनल ज़्यादा हो गया है, विच मीन्स माई रेट ऑफ इरोजन इज़ एक्सीडिंग माई रेट ऑफ क्रिस्टल अपलिफ्टमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब भाई इरोजन ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि अभी धीरे धीरे पहाड़ कटना डाउन स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक जो यहाँ पे लाइन चल रही थी अब वो धीरे धीरे इसका एल्टीट्यूड, इसकी जो एब्सोल्यूट हाइट है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी और समझ आ जाएगा इसको, होल्ड ऑन, जस्ट वेट फॉर 10-15 मिनट्स, ये पूरा कवर अप हो जाएगा। और सातवीं चीज़ उसने बोली थी, जो पेंक ने पहले डिस्कार्ड कर दी, सॉरी जो पहले डेविस ने पहले डिस्कार्ड कर दी थी कि नहीं जब तक अपलिफ्टमेंट होगा तब तक इरोजन नहीं होगा। डेविस ने यही बोला था ना, और यही उसका मेजर क्रिटिसिज्म भी था। तो उस पर पेंक ने बात पकड़ ली। उसने बोला कि नहीं, अपना तो अपलिफ्टमेंट और इरोजन दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ अ वेरी ट्रू पॉइंट ऑल्सो, ओके, दैट इज़ वेरी ट्रू पॉइंट ऑल्सो। तो अब ये ना इसने वर्ड एक्सचेंज करें, ठीक है, इट्स लाइक कि आप दूसरे लैंग्वेज में जाके दूसरा वर्ड पिक कर रहे हो वाला करा था। तो इसने स्टेज को क्या बोला, स्टेज को इसने बोला एंट्विक्लिंग। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन गाइज, बट दिस इज़ द जर्मन एंड आई डू नॉट स्पीक जर्मन एट ऑल। तो हम इसको स्टेज को इसने बोला डेवलपमेंट, ठीक है, तो विल जस्ट कॉल इट एंट, ओके, दैट इज़ फाइन, ओके। उसके बाद जो प्राइमर रफ हमने देख लिया, इनिशियल सर्फेस थी, एंड रफ हमने देख लिया जो हमारा पेनिप्लेन बना था वो हो गया। इसके बाद ये 3 है, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज। डेविस का यूथ स्टेज क्या हो गया, इसका ये AE हो गया, ठीक है, विच इज़ वैक्सिंग एंड एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ डेवलपमेंट। मैच्योर स्टेज इसका क्या हो गया, यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेवलपमेंट, क्या अभी यूनिफॉर्म है। एंड ओल्ड स्टेज क्या हो गया इसका, एब्सेंट समथिंग, ओके। तो ये हो गया वेनिंग एंड डी एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर आपको ये दिस मतलब ऑनेस्टली टेलिंग यू, अगर ये आपको ऐसे ही एक वर्ड मिलता है तो ऐसा लगता है किसी ने बहुत रैंडमली टाइप कर दिया है इसको। और ये पता है एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हुआ था जब हम पेंक के वर्क को ट्रांसलेशन कर रहे थे ना, जब साइंटिस्ट पेंक के वर्क को ट्रांसलेशन कर रहे थे तो देयर वर मेनी वर्ड्स जिनका वो मीनिंग मिल नहीं पाया था उनको। तो इसकी वजह से पेंक के
एक बहुत मतलब आप ये मानो कि गलत चीज़ पेंक की थ्योरी के साथ ये हुआ कि उसका ट्रांसलेशन सही नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ जर्मन लैंग्वेज एंड बिकॉज ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लाइक दिस ही हैज़ यूज्ड। तो अपने को याद रहता है तो एग्जाम में लिखना है, नहीं याद रहता है तो अपने को थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, AUFS एंड ABST समथिंग कुछ जैसे भी आपको याद रखे एक बार रख लेना, ठीक है। ऑल राइट, पहले बात करते हैं, पहला स्टेज है वेक्सिंग या एक्सेलरेटिंग लैंड ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या हो रहा है कि मेरा जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है माउंटेन का वो बहुत हो रहा है। इसमें जब ये माउंटेन का अपलिफ्टमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है, मेरा चैनल ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। चैनल ग्रेडियंट इंक्रीज होने से रिवर का वॉल्यूम बढ़ेगा, वो और भी नॉट वॉल्यूम, रिवर का स्पीड बढ़ेगा, वो और भी तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेगी। जब जितना नीचे तेज़ी से गिरेगी उतना ही मेरा एक्सेलरेटेड रेट ऑफ डाउन कटिंग भी होगा, वैली डीपनिंग होगी। मतलब आप देखो कि आप ये मैं आपको हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, सिंपल भाषा है। आपने एक पानी का लोटा या पानी का मग या पानी का बोतल कुछ भी लिया, आप बिल्कुल यहाँ पे मिट्टी की एक ज़मीन पे खड़े हो, आपने एक तो बिल्कुल सरफेस के पास से उसको डाला, आप देखोगे कि वो पानी बहुत शांति से बह गया। अब एक आपकी जितनी हाइट है वहाँ से आपने बॉटल का पानी उड़ेलना स्टार्ट करा, आप देखोगे कि यहाँ पे गड्ढा बन गया है और वो दूर दूर तक उछल के जा रहा है। सो सिमिलरली दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल यू रिलेट इन योर लाइफ कि सिमिलरली जब पानी जितना तेज़ी से ऊपर से गिरेगा उतना ही वो जितना ज़्यादा नीचे डाउन कटिंग करेगा। अब आप इसे और भी ऊपर ले जाओ, ठीक है, आप और भी ऊपर से जब ये गिरेगा तो और भी ज़्यादा यहाँ पे डीप यहाँ पे खड्डा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिमिलरली क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा इसकी हाइट बढ़ रही है माउंटेन की, जितना इसका चैनल ग्रेडियंट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा डाउन कटिंग होगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जितनी ज़्यादा रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा मेरी वी शेप वैली इंक्रीज होती जाएगी, उतनी ही मेरी वी शेप वैली डीप या शार्प होती जाएगी। कैन आई से दिस? एग्जैक्टली आई कैन से दिस, क्योंकि चैनल ग्रेडियंट मेरा इंक्रीज हो गया है। तो फिर भी जो रेट वैली डीपनिंग जो है ये इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है जितना अपलिफ्टमेंट हो रहा है। तो वैली डीपनिंग अपलिफ्टमेंट के साथ में पेस नहीं बना पाता है। मतलब अभी क्या हो रहा है, अपलिफ्टमेंट इज़ मोर देन इरोजन, इसकी वजह से क्या होगा, मेरी एब्सोल्यूट हाइट इंक्रीज होती रहेगी। तो एब्सोल्यूट हाइट इंक्रीज होती रहेगी। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरी डिवाइड समिट्स हैं, जो एल्टीट्यूड है मेरा समिट का, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, प्लस जो मेरा वैली का बॉटम है वो भी नीचे से नीचे जाता जाएगा, डीप होता जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे माउंटेन का रिलेटिव या अवेलेबल रिलीफ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि रिवर वैली कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, आई डू नॉट वांट यू टू गेट कंफ्यूज। ये माउंटेन है, ये माउंटेन बढ़ के ऊपर हो गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले मान लो कि यहाँ तक वैली थी, अभी क्या हो रहा है, यहाँ तक वैली हो गई है, हाँ ठीक है, वैली डीप हुई है, शार्प हुई है। तो क्या हुआ है कि ये हाइट पूरी एब्सोल्यूट हाइट इसकी ये दिस हैज़ इंक्रीज्ड और नॉट, दिस हैज़ इंक्रीज, एंड इसमें ये वैली डीपनिंग का भी रोल प्ले कर रहा है, अपना खुद का रोल प्ले कर रहा है। तो मतलब कि जो मेरी रिलेटिव या अवेलेबल रिलीफ है वो इंक्रीज़ हो गई है, विच मीन्स आई कैन से कि मेरी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिलीफ दोनों इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, ओके। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट फेज़, ये मेरा फर्स्ट फेज़ हो गया है जिसके अंदर अभी तक मेरा मेरा जो वैली डीपनिंग है वो हो रहा है और मेरा अपलिफ्टमेंट भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। दिस पॉइंट इज़ वेयर माई अपलिफ्टमेंट इज स्टिल गोइंग। अब आ जाते हैं सेकंड फेज़ में, विच इज़ माई यूनिफॉर्म लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। ये वाला जो है ना, इस पोर्शन पे ध्यान देना। अब दिस इज़ 2, इस पे ध्यान देना। इस पे आप पहले एक बार जस्ट देख ही लो क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे ये रेट ऑफ जो अपलिफ्टमेंट है ये आके एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म हो गया है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म होने के बाद क्या हुआ है, अब देखो यहाँ पे जो वैली है इसका, यहाँ पे देखना वैली डीपनिंग एक पॉइंट पे हो रही है, फिर यूनिफॉर्म हो जाएगी ये। सो व्हाट इज़ दिस डूइंग कि यहाँ पे मतलब क्या है कि मेरा जितना अपलिफ्टमेंट हो रहा है उतना इरोजन हो रहा है, तभी तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेवलपमेंट आएगा। तो ये 3 फेज़ में इन्होंने बताया था। पहले फेज़ में इन्होंने बोला था अभी सडनली तो रुकेगा नहीं, क्योंकि पिछले वाले वैक्सिंग फेज़ में क्या हो रहा था कि मेरा बहुत तेज़ी से अपलिफ्टमेंट हो रहा था। तो अभी ऐसा तो नहीं है सडनली रुक गया। क्या होगा कि अभी बहुत इनिशियल फर्स्ट फेज़ के अंदर मेरा अभी भी एक्सेलरेटेड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, मेरी इस माउंटेन की एब्सोल्यूट हाइट कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा इरोजन तो हो रहा है, लेकिन अभी पहले फेज़ 1 के अंदर, यहाँ पे देखो फेज़ 1 के अंदर ये इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा, दिस वन
आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फेज़ 1, यहाँ पे जब ये इंक्रीज़ हुआ है तो मेरा अपलिफ्टमेंट अभी भी इरोजन से ज़्यादा है, विच मीन्स मेरा वैली तो डीप होगा लेकिन मेरा एब्सोल्यूट हाइट भी यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। ये हुआ है इंक्रीज़। दिस इज़ माई फेज़ 1। रिलेटिव रिलीफ ये कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फेज ऑफ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ वैली डीपनिंग, एंड सिमिलरली धीरे धीरे जो डिविडेंड है वो भी। फेज़ 2 मेरा क्या हो जाएगा कि एब्सोल्यूट रिलीफ ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अपलिफ्टमेंट इज इक्वल टू इरोजन, है ना। तभी तो कांस्टेंट रहेगा कि भाई जितना अपलिफ्ट हुआ उतना ही इरोड कर दिया, जितना अपलिफ्ट हुआ उतना इरोड कर दिया। तो दैट मीन्स कि माई अपलिफ्टमेंट इज मैचिंग विद दी माई डेंडुएशनल फोर्सेज। तो इसका मतलब हुआ कि अपलिफ्टमेंट तो अभी भी है। अगर 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 मैं बोलूँ, सॉरी फॉर द नॉइस, अगर मैं बोलूँ कि अपलिफ्टमेंट मेरा रुक गया है, नेगेटिव हो गया, रुक गया है, अगर मैं बोलूँ कि रुक ही गया है ही नहीं, और लेकिन मेरा इरोजन तो कंटिन्यूसली हो रहा है, तो क्या ऐसे में मेरी जो एब्सोल्यूट रिलीफ है वो कांस्टेंट रह सकती है? नहीं रहेगी ना, क्योंकि इरोजन कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इरोजन क्या करेगा, उसको कटिंग डाउन करता रहेगा, तो उसकी जो एब्सोल्यूट हाइट है वो कम होती जाएगी। इसका मतलब कि अगर मैं बोलूँ एब्सोल्यूट रिलीफ मेरी ना इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है, कांस्टेंट है, और इरोजन मेरा कंटिन्यूसली चल रहा है, तो एक बात तो श्योर है कि हाँ भाई मेरा अपलिफ्टमेंट उतना हो रहा है जितना ये इरोड कर रही है, तो उसको बैलेंस आउट करके ये चल रहा है। तो ये फेज़ 2 हो गया, जिसके अंदर कांस्टेंट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिलीफ होता है और यूनिफॉर्म लेंथ ऑफ डेवलपमेंट होता है। थर्ड फेज़ मेरा आ गया जब बोला कि अभी अपलिफ्टमेंट हो गया है, अभी अपलिफ्टमेंट स्टॉप हो चुका है, अभी अपलिफ्टमेंट नहीं है। जब अपलिफ्टमेंट नहीं है तो क्या होगा, इरोजनल फोर्सेस पूरा अपना फोर्स के साथ वर्क करेगी, और ये जो एब्सोल्यूट रिलीफ है ये क्या होना, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये धीरे धीरे कटिंग डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, मेरी रिलेटिव रिलीफ ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अभी भी डीप हो रही है, यहाँ से कटिंग डाउन हो रही है तो यहाँ से डीप हो रही है, तो मेरी रिलेटिव रिलीफ तो रह रही है, लेकिन मेरी जो एब्सोल्यूट हाइट है वो कंटिन्यूसली कम होना स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर डायग्राम में देखो, ये सबसे पहला फेज है जिसके अंदर U इज़ ग्रेटर देन E, अपलिफ्टमेंट इज़ ग्रेटर देन E। यहाँ पे देखो अपलिफ्टमेंट हो रहा है थोड़ा सा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट हाइट भी इंक्रीज हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है, वैली डीपनिंग भी हो रही है, लेकिन अभी अपलिफ्टमेंट इज़ मोर देन इरोजन, तो क्या हो रहा है कि मेरी एब्सोल्यूट मेरी जो रिलीफ है वो इंक्रीज हो रही है। सेकेंड फेज आया मेरा यूनिफॉर्म का, यहाँ पे ये देखो ये बिल्कुल ये शांत हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी जो डिवाइड समिट है ये क्या होगा, जितना इरोड हो रहा है उतनी ही अपलिफ्ट हो रही है, बैलेंस हो गया यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये बिल्कुल बैलेंसिंग फेज के अंदर चल रहा है, ठीक है। फिर सी आया मेरा, जब मेरा अपलिफ्टमेंट बंद ही हो गया है, सिर्फ इरोजन ही काम कर रहा है, ऐसे में क्या होगा कि मेरी जो रिलीफ है वो कंटिन्यूसली कम होती जाएगी, ठीक है। ये देखो आपको कंटिन्यूसली दिखेगा कि इट इज़ डाउन फॉलिंग। तो ये मेरा सेकंड फेज हो गया यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। फिर आता है मेरा वेनिंग डेवलपमेंट। वेनिंग का मतलब होता है कि अभी इसमें डी एक्सेलरेट हो गया, कटिंग डाउन स्टार्ट हो गया है। तो मेरा अपलिफ्टमेंट तो बंद हो चुका है ना, लास्ट फेज सी में हमने देखा कि अपलिफ्टमेंट है ही नहीं, अपलिफ्टमेंट अब हम बात ही नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे कटिंग डाउन की, अब हम बात करेंगे इरोजन की। तो जैसे जैसे मेरा इरोजन बढ़ता जाएगा क्या होगा कि मेरा लेटरल इरोजन विच इज़ माई लेटरल इरोजन बढ़ता जाएगा, विच इज़ माई हॉरिजॉन्टल इरोजन। तो मेरी जो वैली है वो अभी मेरी वी शेप से लेके यू शेप में कन्वर्ट होती जाएगी, और धीरे धीरे क्या होगा कि जो वैली डीपनिंग है वो भी कम होती जाएगी, ठीक है। मतलब ये इसका वर्टिकल इरोजन कम हो जाएगा और इसका लेटरल इरोजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोग्रेसिवली लैंडफॉर्म के अंदर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी रिलीफ है, जो मेरी एब्सोल्यूट रिलीफ है वो कंटिन्यूसली कम होने लग जाएगी। मेरी जो डिवाइड समिट्स हैं, जो मेरी समिट्स हैं, जो मेरे माउंटेन टॉप्स हैं, वो धीरे धीरे डाउन वेस्टिंग में छोटा होना, उनकी जो रिलेटिव रिलीफ है, एब्सोल्यूट रिलीफ है, वो डिक्रीज होने लग जाएगी। अभी क्या हुआ कि कटिंग डाउन स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे कटिंग डाउन के अंदर दो सेगमेंट बनते हैं वैली के, ध्यान से सुनना। पहला बनता है ग्रेविटी स्लोप, या फिर इसको हम बोलते हैं बॉशुंगन्स। ये बॉशुंगन्स जो है ये अपर मोस्ट सेगमेंट होता है, वैली का ऊपर वाला सेगमेंट होता है। वैली का ऊपर वाला सेगमेंट जो है, आप अब किसी भी माउंटेन में देख लेना, कभी आप ट्रैकिंग पे भी जाओगे तो देखना कि ये हमेशा एक स्टीप एंगल का होता है, स्टीप ग्रेडियंट होता है, ठीक है। नीचे वाला जो होता है वो मेरा वॉश स्लोप या हेल्डिंग हैंग होता है, इसको हेल्डन हैंग बोलते हैं इसको। ये हेल्डन हैंग जो है इसमें स्लोप कम होता है, इसमें इतना ग्रेडियंट नहीं होता है, वेरेज जो अपर स्लोप है उसमें ग्रेडियंट ज़्यादा होता है। तो नीचे वाला जो वॉश स्लोप है,
नाम ध्यान रख लोगे। ऊपर वाले को हमने क्या बोला, ग्रेविटी स्लोप या फिर बोशंगन। नीचे वाले को हमने क्या बोला, वॉश स्लोप। वॉश मतलब जो बिल्कुल एकदम सारी नदी धो धुआ के नीचे आ गई है स्लोप पे, उसको बोलते हैं वॉश स्लोप। इसको बोल देंगे हेल्डनहेंग, ठीक है। अभी जो हेल्डनहेंग वाला एरिया है ये टॉलेस्ट मटेरियल का होता है। लो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टॉलेस्ट मटेरियल, जो लो इंक्लिनेशन पे होता है। और ये वैली का बिल्कुल जो बेस होता है ना, वो यहाँ पे फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। पर धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो वॉशिंगन्स हैं ये भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये इंसेलबर्ग के अंदर जो छोटे छोटे माउंटेन टॉप्स होते हैं उसमें इंसेलबर्ग, ये हमने डेविस में भी पढ़ा था, उसके अंदर ये बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और धीरे धीरे इवेंचुअली ये इंसेलबर्ग भी धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे पूरा एक एंड्रफ विच मीन्स डेविस का पेनेप्लेन, एक फीचरलेस प्लेन जो है वो बन जाएगा। तो ये मेरा थर्ड एंड लास्ट फेज हो जाएगा, वेनिंग डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप, विच इज़ वेरी मच इक्वल टू दी ओल्ड स्टेज ऑफ डेविस, ठीक है। तो ये पेंक का साइकिल ऑफ इरोजन है। 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो हो जाएगा वैक्सिंग विच मीन्स एक्सेलरेटेड, एक हो जाएगा यूनिफॉर्म, और एक हो जाएगा वेनिंग विच मीन्स डी एक्सेलरेटेड, ठीक है। बाकी प्राइमर रम्फ एंड एंडर रम्फ ये तो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग का फेज बन जाएगा। अब अगर हम पेंक के मॉडल का इवोल्यूशन करें तो पहली तो बात है, पेंक ने एक बड़ी ही डिटेक्टिव अप्रोच लगाई थी। इसने खुद को एक पर्टिकुलर कंडीशन पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करा, ये थोड़ा सा वो जो डेविस के मॉडल में फ्लो रह गया था उसको इसने पिकअप कर लिया था। अगर हम डेविस के मॉडल से कंपेयर करें तो पेंक का मॉडल डेफिनेटली हमको एक फॉरवर्ड लुकिंग वाला दिखाई देता है। इसने जो ये रिलेशन दिया था कि अपलिफ्टमेंट और डीपनिंग ऑफ वैली एक साथ में चलता है, इसका मतलब हमको जियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलता है। ये हमको मिडिल एप्स की थर्ड स्टेज के अंदर अभी भी एविडेंट है कि वी कैन सी इट इनटू देयर आल्सो। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ट्रू एंड दिस वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ हिज मॉडल ऑल्सो, कि इसने कभी नहीं बोला कि जब तक अपलिफ्टमेंट होगा तब तक नहीं होगा। पेंक के हिसाब से दोनों साथ में चलेंगे, भाई भाई हैं, भाईचारे से चलेंगे। तो एक वक्त कौन सा पावरफुल रहता है, दूसरे वक्त कौन सा पावरफुल रहता है, दैट इज़ द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स दे विल डेवलप। तो उसका जो कॉन्सेप्ट था वो डेफिनेटली हैज़ मच मोर जियोमॉर्फोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, बट पेंक के साथ ना बड़ी मतलब लिमिटेशंस भी बहुत थी। एक तो क्या था, पेंक की थोड़ी जल्दी डेथ हो गई थी तो उसकी वजह से उसका वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया था। दूसरा, इंटरप्रिटेशन के अंदर इसके मॉडल की बहुत ही बैंड बजा दी थी। जर्मन लैंग्वेज में था ये, जब इसको इंग्लिश में इंटरप्रेट करा तो बहुत रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस थे, मतलब इतना गलत इंटरप्रिटेशन था कि अमेरिकन जियोलॉजिस्ट ने इसको बहुत अटैक करा सेंसिटिव पॉइंट्स पे। और उसके बाद में हालांकि जब राइट इंटरप्रिटेशंस निकला उसका तो उसके पॉइंट्स सही थे पेंक के, बट इनिशियल स्टेज के अंदर इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। इसको बिल्कुल बोल दिया था कि कैसा फॉल्टी है, मतलब ऐसा बोल दिया था इसको कि वर्ल्ड वॉर 2 के ऐसे वुंड हैं जो जर्मन के फिल नहीं हुए हैं, मतलब हाफ वुंड्स हैं इसके। एनी हो, इसका क्रिटिसिज्म हुआ था। और दूसरी बात ये भी थी कि पेंक ने ना एंडोजेनेटिक फोर्सेस पे बहुत फोर्स दे दिया था। मतलब ये थोड़ा सा एक था कि आपने अपलिफ्टमेंट जो है वो सेकंड फेज तक चलाया, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट तक आपका अपलिफ्टमेंट चल रहा है, विच इज़ वेरी रेयर कंडीशन वी सी, मतलब वो बहुत कम हो जाता है। जैसे हिमालयाज़ के अंदर भी देखो आप, अभी इतना अपलिफ्टमेंट दिखाई नहीं देता, इट हैज़ कम टू यूनिफॉर्म स्टेज फेज 3 एक्चुअली। तो उसके बाद में ऑर्डरलीनेस ऑफ लैंडफॉर्म भी, मतलब इट्स वेरी वेरी थिंग कि मतलब अगर हम कंपेयर करें पेंक और डेविस को तो हमको हमेशा ये लगता है कि हाँ, डेविस का मॉडल जो है वो हमेशा ज़्यादा रिलेटेबल लगता है। अगर आप एक जैसे आप ट्रैक में अगर ट्रैक जाते हो या फिर अगर आप ग्लेशियर से स्टार्ट करके डेल्टा तक जाते हो तो जो जो डेविस ने मॉडल में अपने बताए थे कि ये फीचर मिलेंगे आपको रिवर में, तो वो सारे फीचर्स हमको मिलते हैं। पेंक के अंदर थोड़ा सा वो नहीं मिला था। तो अगर हम कंपैरिजन में देखें तो डेविस ने क्या बोला कि पहले एक बार, अब इसको ये दोनों लेक्चर का आप बोल लो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शनल के अंदर, तो दोनों का कंपैरिजन थोड़ा फटाफट ध्यान से सुन लो। डेविस ने बोला था कि जो इरोजन है वो तब स्टार्ट होगा जब मेरा अपलिफ्टमेंट रुक जाएगा, और इसी चीज़ को पेंक ने बिल्कुल काट दिया, बोला कि इरोजन और अपलिफ्टमेंट साथ साथ चलेंगे। डेविस ने बोला था कि जो मेरी आफ्टर अपलिफ्टमेंट है मेरी लॉन्ग क्रिस्टल स्टेबिलिटी, मतलब एक बार अपलिफ्ट हो गया फिर मेरा क्रिस्टल स्टेबल है। लेकिन पेंक ने बोला कि नहीं, वो तो धीरे धीरे चलता ही रहेगा, पहले स्लो रेट पे होगा, एक्सेलरेट रेट पे होगा, यूनिफॉर्म रेट पे आएगा, कंटिन्यूस अपलिफ्टमेंट होगा। डेविस ने बोला था कि जो कंपेयर टू इरोजन अगर हम करें तो अपलिफ्टमेंट बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है, मतलब यही तो बोला था इनिशियल अपलिफ्टमेंट हो गया फिर ख़त्म। लेकिन पेंक वाले मॉडल में हमने क्या देखा कि पहले धीरे हो रहा है फिर तेज हो रहा है फिर आ रहा है, तो उसने बोला कि नहीं, ये भी चलेगा, स्पेन ऑफ अपलिफ्टमेंट जो है ये भी इरोजन के बराबर ही होता है, एक पॉइंट पे आके अपलिफ्टमेंट ख़त्म हो जाएगा और मेरा वेनिंग वाला फेज स्टार्ट हो जाएगा।
डेविस ने बोला था, डेविस ने अपना ट्रायो दिया था, बोला स्ट्रक्चर, टाइम एंड प्रोसेस होता है। पेंक ने बोला कोई टाइम नहीं होता है, इरोजन जो है वो दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, रेशियो है, अपलिफ्टमेंट कितना होगा, डिग्रेडेशन कितना होगा, बाकी कोई चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। डेविस के हिसाब से टाइम डिपेंडेंट है, इसीलिए उसने यूथ, मेच्योर एंड ओल्ड स्टेज दिया था। उसने बोला था कि डेल्टा जो है वो आपको ओल्ड स्टेज में ही मिलेगा, आपको यूथ या मेच्योर में नहीं मिलेगा। पेंक ने बोला था कोई टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट है, बस अपलिफ्टमेंट और इरोजन पे डिपेंड करेगा। डेविस ने बोला था कि काफ़ी सारी स्ट्रक्चरल यूनिट से स्टार्ट होता है, काफ़ी सारी इसमें बनती है, लेकिन पेंक ने बोला था कि ये जो है ये कॉन्वेक्स लोलैंड होगा, प्राइमरम यहीं से स्टार्ट होगा, फिर इसमें अपलिफ्टमेंट होगा और मेरा साइकिल स्टार्ट होगा। डेविस के हिसाब से पेनिप्लेन इसका एंड प्रोडक्ट था, पेंक के हिसाब से एंड्रफ था, विच इज़ सेम, इट जस्ट लाइक डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज़ करी है। ओके, डेविस के हिसाब से डाउन वेस्टिंग ऑफ स्लोप होती है और पेंक ने बोला कि नहीं, इसमें बैक वॉश ऑफ स्लोप्स होता है। डेविस ने बोला था कि एक डेफिनेट लैंडफॉर्म सीक्वेंस बनता है, पहले वी शेप वैलीज बनेंगे, फ्लड प्लेन्स आएंगे, ऑक्सबो लेक्स आएंगे, डेल्टास बनेगा। पेंक ने बोला था ऐसा लेंथ देखो ऐसा है कि जो लैंडफॉर्म सीक्वेंस है ना वो दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन। तो अगर एक पॉइंट पे आप देखोगे तो पेंक ने इस चीज़ पे बहुत एम्फेसिस करा था कि अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एक ये इसका डेविस का बैकवर्ड लुकिंग थ्योरी बोलते हैं हम इसको, और पेंक को हम फॉरवर्ड लुकिंग थ्योरी बोलते हैं। सो दिस इज़ द मेजर कंपैरिजन ऑफ डेविस एंड पेंक। ये डायग्राम भी अगर आपने डेविस वाला अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये तो बिल्कुल याद ही हो गया होगा। एंड पेंक वाला इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सिमिलर। यू कैन सी कि यहाँ पे ग्रेविटी स्लोप एंड यहाँ पे ये ऊपर वाला जो इसको हमने ग्रेविटी स्लोप है, नीचे वाला जो ये स्लोप है जो डाउन स्लोप है इसको हमने वॉश स्लोप नाम दिया था। इंसेलबर्ग होगा उसके बाद में ये प्लेन एरिया बन जाएगा। सो दिस वॉज द पेंक। तो डेविस एंड पेंक का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, इनका कंपैरिजन भी कंप्लीट हो चुका है। अब एक एलसी किंग का थ्योरी है, छोटा सा थ्योरी है, कभी देख लेंगे, इसको भी हम देख लेंगे। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है बट यूपीएससी पूछता भी है इसमें से क्वेश्चन, सो वी विल बी सीइंग दैट थ्योरी ऑल्सो। सो विद दैट आवर साइकिल ऑफ इरोजन है फिनिश हो जाएगा। हाउ डिड यू फाइंड दिस लेक्चर? इज़ इट यूज़फुल टू यू? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप कोई और ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको बहुत टफ लगता है, जिसे आप बहुत ईजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। वी विल definitely look into that, and this is it. Thank you so much.